मैं समझता हूं इसमें अल्मोड़ा नगर को पेयजल पूरी रूप से उनको मिलेगा। और ये जहां तक मेरा मानना है कि जो ये विभाग कार्य कर रहा है और लगभग 2 साल के अंदर में हमारा ये कोसी बैराज का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा और आने वाले समय में ये हमें पानी की आपूर्ति तो करेगा ही करेगा। इसके साथ आने वाले समय में यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावना है, पर्यटन की संभावना है। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर कोसी बैराज का निर्माण होने जा रहा है। भविष्य में चाहे नौकायन हो या अन्य कुछ इस तरह का जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे को देखते हुए सरकार ने दैवीय आपदा की दृष्टि से भी और इसको पर्यटन की दृष्टि से भी दोनों दृष्टि से इस जिले में हेलीपैड का निर्माण के लिए अब अपनी शासन से कर दी है और उसका प्रारंभिक कार्य यहाँ पर प्रारंभ भी हो चुका है और शीघ्र ही हमारा ये हेलीपैड का निर्माण यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। हमारा अल्मोड़ा में कोई हमारा स्थायी हेलीपैड नहीं है जो सिविल प्रशासन के पास है। अभी हमारे को स्टेडियम में लैंडिंग करानी पड़ती है या जो हमारा आर्मी का हेलीपैड है। अब आपदा की दृष्टि का देखते हुए भी हम लोगों ने ये प्रपोजल मूव किया था। शासन द्वारा इसमें एक जियो ऑलरेडी कर दिया गया है। 88.5 लाख का जियो हो गया है और कार्यदायी संस्था शासन ने यूपीआरएनएन को नामित किया है। जैसे भी आप देख रहे हैं इसमें एम यही है कि इसमें 2 हेलीपैड हेलीकॉप्टर्स भी लैंड कर सकें साथ में, क्योंकि ये टाटरिक गांव में भी हम चाहते हैं कि जो एसएचजी होंगे उनके माध्यम से जैसे कोई विजिटर आता है, टूरिस्ट आता है तो उनका खान पान के लिए भी उनको एक जगह दे दी। यानी हर तरफ पुनर्निर्माण की कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रदेश एक बार फिर मुख्यमंत्री के प्रयासों से विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है। नरेंद्र मोदी आज 63 साल के हो गए हैं। बीजेपी का पीएम प्रत्याशी बनने के बाद उनका पहला जन्मदिन है। उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। देश भर में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बिहार के चारा घोटाले में 30 सितंबर को फैसला आएगा। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने ये तारीख तय की है। इस घोटाले में लालू यादव समेत 45 लोग आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने अनमोल केस सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अनमोल की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है। गार्ड्स ने डंडों से अनमोल की पिटाई की थी। अनमोल के 2 दोस्त 2 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में हैं, जबकि 2 दोस्तों और 2 गार्ड्स को 14 दिन तक जेल भेजा गया है। मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार बीजेपी नेता उमा भारती को मेरठ बॉर्डर पर छोड़ दिया गया है। उमा ने कहा है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल पत्रकार राजेश वर्मा के घर जाने से रोके जाने के विरोध में उमा धरने पर बैठ गई थी। तो उधर आज जिले में पूरी तरह से शांति है और आज स्कूल कॉलेज खुले तो लोग घरों से बाहर भी निकले। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में घोटाले के मामले में 3 वरिष्ठ आईएएस अफसरों पर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। आईएएस संदीप दुबे, अशोक कुमार और राजीव कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हरिशंकर पांडे की शिकायत पर दर्ज केस की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। पिछले 2 हफ्ते में प्याज के दामों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। थोक में प्याज के भाव में 2 से 45% की बढ़त दर्ज की गई है। दिल्ली, लखनऊ और कानपुर समेत सभी शहरों में प्याज 75 रुपए किलो के करीब बिक रहा है। तो महंगाई रोकने के सरकारी दावे भी प्याज के आगे पानी मांगते नजर आ रहे हैं।
नफरत की एक चिंगारी भड़की और राख कर दिया अनगिनत अरमानों को। मुजफ्फरनगर ने जो देखा और भुगता उसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। यहाँ कदम कदम पर दर्द की कहानियां हैं, ऐसी ऐसी कहानियां जिसे देखकर, जिसे सुनकर दिल भर आता है। कल तक जिनके अपने आशियाने आबाद थे वो दूसरों के रहमो करम पर जीने को मजबूर है। आज न सिर पर छत है और ना ही भविष्य का कोई सहारा। एक झटके में हजारों लोगों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से कोई किनारा नहीं दिखता। उस रात चीखों की आवाज से जागे मुजफ्फरनगर के कुछ गांव आज तक नहीं सोए। नींद आती भी कैसे, पड़ोसी का घर जल रहा था तो अपना कोई मारा जा रहा था। मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में अनेकों घर जले। हजारों की संख्या में बेघर हुए लोग आज शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। इस हिंसा की त्रासदी देखिए कि कल तक जो लोग अपना घरौंदा सजा रहे थे आज वो बेबस लोग रिफ्यूजी कहला रहे हैं। हर चेहरा एक दर्द की कहानी है, हर आंख में दहशत की झलक दिखती है। उस मनहूस मंजर की याद भर ही रोंगटे खड़ी कर देती है। यहाँ जमीन पर सोना मंजूर है, लेकिन अब उस घर की दहलीज पर कदम रखना किसी को मंजूर नहीं है। मुजफ्फरनगर के गांव में लगाए गए शरणार्थी कैंप अपने आप में दर्द की कुछ ऐसी अनकही कहानी समेटे हैं जिन्हें याद करके भी इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज ये लोग शरणार्थी कहला रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बेघर हुए यहाँ शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, अपने आप में किस तरह के दुख समेटे हुए हैं? अजी हम अपने गांव में वापसी जाना नहीं चाहते, हमारे लिए इसी ठिकाना होना चाहिए, हमें जाना नहीं वहाँ से। कितना डर है आज? डर तो बहुत ज्यादा है, पर क्या करें, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। हम तो इसी घर मकान इसी सब चीज हमारा इसी होना चाहिए, यही हमारा सामान आना चाहिए मन से, जो हमारे डंगर ढोर है सब यही मिलना चाहिए, हम जाना नहीं चाहते वहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी दहशत में है, डर लगता है? डर लगता है जी हमारे को, और जी हम जाना चाहते नहीं, और हमारे सारे सामान यहीं पे आ जाओ। बच्चे हैं आपके? 7 जगह था हमारे पास जी। और आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक अपना पूरा घर था, घर बार छोड़ के यहाँ पर पड़े? हाँ जी हम जाना चाहते, वहाँ यहीं से रहना चाहते सब, हम नहीं जाते वहाँ से, हमें वहाँ डर लगता है बहुत। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डर समाया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ है, अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर रिफ्यूजी कैंपों में ये लोग पड़े हुए हैं। कह सकते हैं हिंसा के ये दुखद पहलू है जो अपने आप में सचमुच डरा रहे हैं। बस्तियां जली, लोग उजड़े, घर बार छूटा और रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गईं। अब चिंता बस इसी बात की है, क्या करें, कहां जाएं, किस पर भरोसा करें, किसके सहारे जिए। और करीब 1500 शरणार्थी यहाँ पर रह रहे हैं। इनके आंखों में पीड़ा है, यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। इनके घरों को जलाया गया है। इनके आंखों में दुख है कि आखिर ऐसी सांप्रदायिक हिंसा क्यों हुई, इनका दोष आखिर क्या था। ये अनेकों सवाल हैं जो उनके मन में कौंध रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आज तक इतने प्यार से रहते थे तो ऐसा क्यों हो गया जो ये लोग आज शरणार्थी बन गए। इन शरणार्थी कैंपों में अनगिनत कहानियां हैं। कोई अपनी बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी में था तो कोई अपना आशियाना सजाने के सपने देख रहा था, लेकिन खुशियों का इंतजार महज इंतजार ही रह गया। बसीकला गांव में लगे इस शरणार्थी कैंपों में अपने आप में दुख की ऐसी दास्तां है जो बयां कर पाना मुश्किल है। एक महिला हमारे साथ है,
क्या कहना चाहती है, आइए सुनते हैं। आप यहाँ शरणार्थी कैंपों में रह रही हैं, दुख इस बात का है, क्या कहना चाहेंगी? जी, हमारे घरों में आग लगाई गई और हमारे लड़के की शादी थी, उसका भी दहेज का सारा सामान कुछ फूंक दिया, कुछ आग लगा दी और बहुत बुरा हाल कर रखा। जो हमारा आदमी जो थे। अच्छा, आप अपने आपकी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, दहेज समेट के रखा था, वो छोड़ छाड़ के अब आप शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, इस बात का दुख है? जी, बहुत ज्यादा दुख है। और 9 बच्चे हैं, वो छोटे छोटे हैं, सब परेशान है जी। बहुत मजबूरी आ रही है हम पर। मजबूरी आ गई। अच्छा, आपकी शादी थी और अब शादी की जगह आप लोग यहाँ रिफ्यूजी शरणार्थी कैंपों में रुके हुए हैं, दुख लगता है कि वहाँ पर एक सपनों संजो रहे थे, अब यहाँ पर हैं? जी, ये दुख तो होता है बहुत। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शादी की तैयारी चल रही थी, सारा सामान समेटा हुआ था, लेकिन आज ये लोग शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता, जाए भी तो क्यों? भरोसे की डोर जो सालों साल एक दूसरे से बांधे हुए थी, वो टूट चुकी है। अब तो अपने घर में भी डर लगता है। सब हम भी घर मकान भी, सारा घर मकान में भी आग उग लगी हुई है हमारे। कुछ आपके घर में उस वक्त कितने जने थे? हमारे घर पे थे 10-12 थे जी। पुलिस लाई थी, पुलिस जा रही थी, वे पुलिस को बुलाई थी, प्रधान ने पुलिस भी रोक ली थी अड्डे पे, उल्टी भेज दी थी जी, चाट चढ़ रहे थे सारे। ये कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? यहाँ पर 10 दिन हो गए। 8 तारीख का झगड़ा था वो। जाना चाहोगे वापस? नहीं, तो जाना ही नहीं, हमारा क्या है यहाँ से, जाना तो है ही नहीं जब वहाँ। तो आप रेशमा की आंखों में दुख देख सकते हैं, दर्द देख सकते हैं। अभी विश्वास की जो वो कड़ी टूटी है, उसे कह सकते हैं जुड़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन रेशमा का कहना है कि वो वापस घर नहीं जाना चाहती। शिकायत सबको है, सबके पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। प्रशासन, सरकार, पुलिस, सब के सब इनके सवालों की जद में है। इस रिफ्यूजी कैंप में रह रही अकबरी खातून की आंखों में ऐसा दर्द समाया है कि उसको सोचते हुए भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके देवर को उनके सामने मारा गया, उनके घर को जला दिया गया, घर में भी आग लगा दीजिए। हिंसा का जो वो तांडव हो रहा था, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? ऊपर छत पे थे जी, हमें तो अंदर में ऊपर मकान बने हुए थे, एक इधर मकान था, एक इधर मकान था, बीच में गैलरी थी जी। थाने में फोन करा जी, थाने वाले बहुत देर तक नहीं आए, फिर फोन करा, प्रधान ने रास्ते में रोक ली, प्रधान ने नहीं जाने पाए। शरणार्थी कैंपों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या यहाँ बेहद कम है। दिन उंगली पर गिन गिन कर कट रहे हैं और इंतजार में कि शायद कोई अच्छा वक्त इनके लिए भी आएगा। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस दर्द की तस्वीर का दूसरा पहलू भी आपको दिखाएंगे।
प्रायोजक हैं धान का रखवाला और सबका दिल मेरी मुट्ठी में बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। फॉर्चून बेसन, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम। अब 500 ग्राम पैक 38 रुपए में। फॉर्चून बेसन, खाओ खिलाओ लाइफ बनाओ। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट। इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। तो कोलगेट किस किस को पसंद है? कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। कैंट प्योरीफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन RO और UV से। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। चिकनाई हटाने में कौन है सबसे तेज? ये साधारण बार या नया विम बार? स्टार्ट। नए विम बार में पूरे 100 नींबुओं की शक्ति है। ये औरों की तरह स्लो मोशन में नहीं धोता। वाह! चिकनाई हटाए सबसे तेज 100 नींबू की शक्ति वाला नया विम बार। Go extreme with the all-new Tata Safari Storm Explorer Edition. Safari Storm, the real SUV. चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। कोलगेट के 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के पहले विनर है प्रथमेश बांगर थाने से। तो आप भी जल्दी कीजिए और स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए कोलगेट के साथ। यकीन पैदा होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यकीन टूटने में वक्त नहीं लगता। मुजफ्फरनगर का यकीन भी टूटा है। गम और दहशत के मिले जुले माहौल में हर शख्स खुद के महफूज होने का संतोष तो जाहिर कर रहा है, लेकिन दोबारा ऐसे हालात को सोचकर ही कांप जाता है। शायद यही वजह है कि शरणार्थी कैंपों में रह रहे लोग अब किसी भी कीमत पर वापस जाने को तैयार नहीं। सारे घरों में वापस जाना चाहते हैं? नहीं जी, हम नहीं जाना चाहते हैं। इतने सालों तक वहाँ पर रहे, कैसे आप छोड़ के जाना चाहते हैं? जब दोबारा हमला करते, दोबारा मारते, फिर कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप घर जाना चाहते हैं? नहीं जी। क्यों डर लगता है? आपका तो गांव था, आपका तो स्कूल था वहाँ पर, क्यों? नहीं जी, हम गाँव नहीं जाएंगे जी। आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम वहाँ नहीं जाएंगे कभी भी। वो आपकी सरकार तो कह रही है, नेता कह रहे हैं आपको घर वापस देंगे, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं करता वहाँ जाने को। वहाँ मन, नेताओं पे क्या यकीन रहा है? नहीं, कोई यकीन नहीं है। हमें कोई यकीन नहीं है। हम वहाँ फिर मार डालेंगे। हम नहीं जाएंगे वहाँ। कितने सालों तक रहे उस गांव में? काफी दिन हो गए जी। हम हो गए 40-45 साल हो गए वहाँ। 40-45 साल हो गए, आप वापस घर नहीं जाना चाहते? हम तो सड़क पर पड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने के। हम भूखे रह लेंगे पर हम नहीं जाने के जी। मजदूरी कर लेंगे, हम दिन गुजार लेंगे, पर वहाँ नहीं जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पीड़ा हुई है। 40 साल से उस घर में थे, पर कहते हैं कि वापस नहीं जाएंगे। आखिर ये विश्वास कब जुड़ेगा? इसमें साफ सरकार को आना चाहिए और ये बेघर हुए लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए, ताकि इनकी जो गृहस्थी जो है वो दोबारा से संवर सके।
बेघरों के इस बस्ती की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ जहाँ जिंदगी हर पल उदास है, वहाँ खुशी की हल्की सी आहट भी उम्मीदें पैदा करती है। लेकिन अगले ही पल हकीकत को समझकर ये खुशी गायब हो जाती है। आज ये शरणार्थी कैंप ही इन बेघर हुए लोगों का घर बन चुका है। यहाँ दुख ही दुख समाया है। लेकिन अपने आप में ये शरणार्थी कैंप कह सकते हैं अनेकों तरह की कहानी सजोए है। आप देख सकते हैं जावेदा हमारे साथ हैं और इस शरणार्थी कैंप में इन्होंने सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, करीब 20 ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म इन शरणार्थी कैंपों में हुआ। अपने आप में खुशी इस बात की है कि उनके घर में एक नन्हा चिराग आया, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ अपना पीछे छूट गया। घर था वो जल गया। दुख जरूर है इस बात का। अच्छा, बेटा हुआ है, आपको खुशी है, पर दुख इस बात का है कि अपना घर चला गया। आज हमारा घर भी नहीं आएगा। पूरा इंतजाम कर रखा था, 3 लड़कियों पर लड़का हुआ। 3 लड़के पर लड़का हुआ, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहो उसको, हम जानना चाहते कि हमें कुछ इस बच्चे के लिए इतनी बड़ी हमें दे रखी था कि हमें इस तरीके से काटे। अब हम कुछ कह नहीं सकते, इतने मजबूर, इतने हम हो रहे तंग हाल। अल्लाह को पता है, हमारे जी का हमें पता है जितनी परेशानी हमें हो रही। आज हमारा बच्चा क्या तन पे भी कपड़ा नहीं है। शरणार्थी कैंप में 20 से ज्यादा नए मेहमानों ने दस्तक दी है, लेकिन इनके हिस्से सिर्फ उधार के आशियाने ही आए हैं। न घर का पता, न आगे की जिंदगी का। सवाल यही है कि आखिर इन्हें किस बात की सजा मिली है। इन शरणार्थी कैंपों में ज्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की है। अपने आप में इनके पास कुछ सवाल हैं। ज्यादातर महिलाएं शिकार दिखती हैं, यहाँ पर हैं वो यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को तो कोई कसूर नहीं था। जी, मैं गांव कोटवा के रहने वाली हूँ। मुन्नी मेरा नाम है। हम चाहते हैं कि जब हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे बच्चे और हमें बर्बाद क्यों किया गया, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। महिलाओं का तो इसमें कह सकते हैं बिल्कुल भी उनको नहीं पता था ये हिंसा क्या हो रही है। क्या फिर आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि आज इस हालात में है। महिलाओं का क्या दोष था? महिलाओं का क्या दोष था? हम इस हालात में और इस फुटपाथ पे क्यों खड़ा कर दिया गया? हमारी सरकार ने कोई मदद क्यों नहीं की? हमारे लिए कोई हिफाजत पहले से तैयार क्यों नहीं की? जबकि हमें एक बार उन्हें बता भी चुके थे कि हमारे घरों में पथराव कर दिया गया, हमारे आदमियों को उल्टे धमका दिया और आके। सिर्फ यही प्रश्न है कि जो ये महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर इनका क्या कसूर था जो आज इस स्थिति में ये लोग पहुंच गए हैं। हताशा और नाउम्मीदी के इस माहौल में भी कुछ ऐसे मंजर दिखते हैं जो उजड़े रेगिस्तान में शीतल छांव की मानंद लगते हैं। यकीन आता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। शरणार्थी कैंपों में हमें अनेकों दर्द की दास्तां देखने को मिली। यहाँ पर हमें एक महिला भी मिली, राबिया बेगम, जो आज एक मिसाल बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक नन्ही परी है, छोटी सी बच्ची है जो इन्हें एक पड़ी हुई मिली और आज किस तरह से माँ की तरह ये देखभाल कर रही हैं। और इतना राबिया बेगम के खुद इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि आज उनकी वो दुलारी बन चुकी हैं, छोड़ के भी नहीं जाना चाहती। अच्छा, ये इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मिली आप? ये मिली, मैं शाहपुर जा रही थी जी पैदल। ये वहाँ पे लेटी हुई थी, कुत्ता है चाट रहा था, घास में रो रही थी बुरी तरह। मैंने जो देखा, काम कुछ जा रही थी मैं अपना, वो मेरा काम भी छोड़ दिया, मैं इसे उठा के रोने लगी, गोद में ले गए, छाती से लगा ली। मैं इसका घर पे लाई, घर पे ला के फिर मैंने इसे नहलाई, कपड़े वपड़े पहनाए, फिर मैं इसे पालूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी इसे। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरे 3 बेटी, चौथी है। तो आप देख सकते हैं चौथी इनकी छोटी सी नन्ही परी आई है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर सांप्रदायिक हिंसा पूरे मुजफ्फरनगर में भड़की, अपने आप में कह सकते हैं एक मिसाल बनी है राबिया जी, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता है कि ये हिंदू की बेटी है या मुसलमान की बेटी है। लेकिन आप देख लीजिए हौसले इनके, देखिए ये किस तरह से पालन पोषण कर रही हैं। शायद यही अपने आप में खासियत है जो मुजफ्फरनगर यानी मोहब्बत नगर इसे बनाती है।
क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से देखभाल करेंगी इसकी? इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इसे मेहनत करूंगी, इसे पालूंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हुआ बुरा लगता है और आपको नहीं पता ये कौन है, फिर भी आप इसकी देख रेख करेंगे? मुझे नहीं पता, तो मेरी है फिलहाल में, तो मेरी बेटी, नाम इसका रखा मैंने अरीबा। नाम कल इसका रख दिया था अरीबा। और जो कुछ हुआ दुख लगता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ। मोहब्बत नगर जिसे कहा जाता था, 2 समुदाय मिलके रहते थे, ऐसी जो हुआ ये हिंसा, दुख लगता है। हाँ, दुख तो है, मगर ये मुझे इससे ज्यादा प्यार है अपने बच्चों से ज्यादा हकीकत में। तो आप जब बैठी मुझे हकीकत अपने बच्चों से ज्यादा प्यार है इससे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके लिए फरिश्ता बनकर आया है और अपने आप में एक मिसाल है सांप्रदायिक सद्भाव की। आग लगती है कि उसकी लपटें मजहब की परवाह नहीं करती। सवाल यही है कि आखिर फिर आग लगाते क्यों हो? छोड़कर मोहब्बत की राहें नफरत की चिंगारी भड़काते क्यों हो? अगर इंसान हो तो फिर इंसानियत से कतराते क्यों हो? इंसानों को बांटने का काम हर दौर में होता रहा है। जब तक इंसान जागरूक नहीं होंगे, अज्ञानता के अंधेरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक बंटते रहेंगे, इस्तेमाल होते रहेंगे। बसी कला के शरणार्थी कैंप से कैमरामैन रवि के साथ शिल्पा पुंडीर, सी मीडिया। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। मैं मुखिया हूँ। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सर जी, विरोध? पर विरोध के लिए तुम ही आए हो, अकेले? गांव वालों की विनती आई है मेरे साथ, वो नहीं दिख रही आपको? सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। तुम कहाँ मामू? अनारदाना। अनारदाना। लाना लाना लाना। हाजमोला का नया अनारदाना। सबकी बोला हाजमोला अनारदाना। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। वॉच डॉग ऐसा होना चाहिए जो खुद करप्ट ना हो, क्योंकि हर जगह घूम फिर के एक ही बात है कि ये आपका कैसा समाज है जो दूध में मिलावट करता है, जो दवाई में मिलावट करता है। मैं समझता हूँ जो दवाई में मिलावट करता है उसको तो आजीवन कारागार के सिवा और कोई सजा नहीं है। भारत भाग्य विधाता, जी मीडिया इनिशिएटिव। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे।
प्रदेश ऐसा पहले न देखा जैसा, चैनल ऐसा पहले न देखा जैसा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। डिश टीवी के चैनल नंबर 559 और वीडियोकॉन D2H के चैनल नंबर 781 पर।